नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे मॉनसून की, जो अभी भी 21% डेफिशिएंट में है। बुआई का इलाका देखें तो 16% कमजोर है पिछले साल के मुकाबले। आगे जाके क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, कैसा सिनेरियो है, इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने की, जो $4000 प्रति आउंस के आसपास काम कर रहा है। और इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे IMD के सीनियर साइंटिस्ट विक्रम सिंह, आइग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान एंड कोटक सिक्योरिटीज से सुनील काटके। और सबसे पहले हम यहाँ पर सोने चांदी पर ही बात कर लेते हैं। सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, यूएस इन्फ्लेशन डेटा यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम आया है, जिसका फायदा हमने गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देखा, लेकिन उसके बावजूद भी फॉलो थ्रू बाइंग आज के दिन में देखने को नहीं मिली। क्या स्ट्रैटेजी आप देखते हैं अब गोल्ड सिल्वर के लिए? जी नमस्कार मनीषा जी। आई थिंक जो यूएस इन्फ्लेशनरी नंबर्स हैं वो जून के थे और जून में क्रूड ऑयल के भाव $70 के आसपास थे। अभी जो ब्रेंट क्रूड का भाव है $85 के आसपास है। तो ऑब्वियसली अगर जुलाई का इन्फ्लेशन नंबर देखेंगे वो थोड़ा बहुत बढ़ के आएगा। तो मेरे ख्याल से उसके चलते थोड़ा दबाव में अभी गोल्ड और सिल्वर का मार्केट देखने को मिल रहा है। आज भी ₹1200 का मंदा शुरुआत हमने देखा। 4030 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में है और डोमेस्टिक मार्केट में 1,41,400 के आसपास चल रहा है। डॉलर इंडेक्स अभी भी 101 के आसपास है। ट्रेजरी यील्ड्स भी ऑन द हायर साइड है। और आज का भी जो फेड का टेस्टिमनी होगा वो फोकस्ड रहेगा। जो कल का जो टेस्टिमेंट आया वो इन्फ्लेशन फोकस था, तो उससे भी थोड़ा दबाव आज के मार्केट में देखने को मिला गोल्ड के प्राइसेस पे। आज भी देखने को मिलेगा कि उनका स्टांस क्या रहेगा। अगर वो सॉफ्टर टोन में बात करेंगे तो शायद सेकेंड हाफ में गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा रिकवरी देखने को मिलेगा। अगर आज भी वो फर्मर स्टांस लेते हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर ज्यादा अगर वो फोकस करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्राइसेस में और 2 से 3 हजार पॉइंट का करेक्शन देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है जो हायर इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं और क्रूड ऑयल के भी भाव अभी आज भी 2% अप है, तो कहीं ना कहीं बुलियन के अट्रैक्शन को कम करते हुए नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में। टेक्निकल फ्रंट पे देखते हैं तो $3900 का एक सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता है कि 3900 का लेवल टूटेगा। ऑन द हायर साइड हेडरूम मुझे लगता है कि $4400 तक का है। तो डाउन साइड लिमिटेड है, अपसाइड $300-400 का एक स्कोप है। अगर किसी को आज या कल के पर्सपेक्टिव से ट्रेड करना हो तो मुझे लगता है थोड़ा साइडवेज टू बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है गोल्ड में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड का हायर साइड होना गोल्ड के प्राइसेस पे थोड़ा प्रेशर डाल सकता है। तो 1,42,000 का रेजिस्टेंस है, वहां का एक स्टॉप मेंटेन करते हुए अगर किसी को सेल करना है तो सेल कर सकते हैं। 1,40,000 तक का एक रेंज मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है गोल्ड में। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली या कुछ करेक्शन, गिरावट यहाँ पर अभी भी जारी रह सकती है। सुनील, मेटल्स कैसे देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने कॉपर 3 हफ्ते के हाइस के आसपास काम करता हुआ देखा है। ऑफकोर्स जो डॉलर की गिरावट है, चिले में जो कंसर्न्स चल रही हैं, उनका फायदा कॉपर को मिला है, लेकिन यहाँ भी क्या करने की राय है? जी मुझे लगता है कि जो कॉपर में या जिंक के प्राइसेस में उछाल आया है वो कहीं ना कहीं जो फिजिकल मार्केट में सप्लाई टाइटनेस है उसके चलते हुए प्राइसेस में सपोर्ट देखने को मिला है। जो चिली के माइंस है वहां पे भी कंसर्न्स चल रहे हैं, वहां पे भी स्ट्राइक्स वगैरह चल रहे हैं, तो आउटपुट कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंड है। एलएमई का अगर हम इन्वेंट्री देखते हैं तो वो भी तकरीबन 20% डाउन साइड है। अगर हम कंपेयर करते हैं मई के आंकड़ों के हिसाब से तो तकरीबन 4 महीने के लो पे एलएमई इन्वेंट्रीज भी देखने को मिल रहे हैं। शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज का भी अगर हम इन्वेंट्री देखते हैं तो वो भी मार्च के मुकाबले 80% ऑन द डाउन साइड है। तो जो फिजिकल मार्केट का टाइटनेस है मुझे लगता है उससे थोड़ा इंडस्ट्रियल मेटल को सपोर्ट मिलेगा। कॉपर का प्राइस मुझे नियर टर्म में बुलिश ट्रेंड में ही कंटिन्यू रहते हुए नजर आ रहा है। 1310 का अभी भाव चल रहा है, तो मुझे लगता है ये 1330 टू 1340 तक का एक रेंज दिखा सकता है। तो यानी और 30 से 40 पॉइंट का अप्रिसिएशन मुझे लगता है कि कॉपर के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली सुनील, यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस में क्या करने की राय देंगे? तीसरा दिन है जब लगातार 85 के ऊपर कारोबार बनता हुआ नजर आया। जी ये फोर्थ स्ट्रेट सेशन है जहां पे ऑन द अप्रिसिएशन साइड है। आज भी 2% ऑन द हायर साइड खुला है। मुझे लगता है कि $85 से लेके $90 तक का एक रेंज ब्रेंट मेंटेन कर सकता है। अगर 90 टू 100 का रेंज एंटिसिपेट करना है तो थोड़ा एस्केलेशन अगर नेक्स्ट लेवल पे जाता है, जैसे ईरान का रिटेलिएशन अगर बढ़ता है तो मुझे लगता है फिर ये $90 टू 100 के रेंज में जाएगा। करंट स्टांस के हिसाब से मुझे लगता है कि ये $85 से $90 का रेंज ब्रेंट मेंटेन कर सकता है। तो दैट मीन्स अनदर $4 to 5 का अप्रिसिएशन जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वहां पे वेसल का जो ट्रांसपोर्ट है वो 95% कम है।
जितने भी जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है 95% वेसल्स का ट्रांसपोर्टेशन कम हुआ है, तो उससे नियर टर्म में थोड़ा सप्लाई कंस्ट्रेंट आने का एक अंदेशा है। यूएस के भी अगर स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स देखते हैं तो वो भी ऑन द लोअर साइड है, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा सपोर्ट और भी देखने को मिल सकता है। तो अनदर 5 to 10% अप्रिसिएशन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में 7,700 के आसपास अभी चल रहा है। 7,600 का एक स्टॉप मेंटेन करके अगर किसी को बाय करना है तो कर सकते हैं। नियर टर्म में मुझे लगता है कि 7,900 टू 8,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। ऑल राइट सुनील, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो कुछ स्ट्रैटेजीज यहाँ पर नॉन एग्री स्पेस में आती हुई, जहाँ पर कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल सकती है, कॉपर और जिंक में यहाँ पर जैसे सुनील हमें कह रहे हैं आपको ध्यान देने की जरूरत है, और गोल्ड सिल्वर में कुछ और गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहाँ से भी बनती हुई। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मौसम की कर लेते हैं। आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट बिक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिक्रम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। -21% अभी भी यहाँ पर डेफिशिएंट मॉनसून है, जैसा कि हम देख रहे हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है जब आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में शायद एक सिस्टम यहाँ पर फिर से बन सकता है। किस तरह से देखें अब हम इसको? बिल्कुल, देखिए अभी आप देखेंगे तो जो एक सर्कुलेशन है या लो प्रेशर का डेवलपमेंट है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल पे होगा, और उसकी वजह से आप देखेंगे जो अरेबियन सी पे भी है, जो वेस्टर्लीज है, साउथ वेस्टर्लीज है, वो स्ट्रेंथन होंगी। तो अभी आप आगे देखेंगे 2 से 3 दिन में है कि जो एक्टिविटी है रेनफॉल की वो बढ़ेगी थोड़ा। अभी तक जो 1 वीक करीब ड्राई चल रहा था, तो वो सिचुएशन खत्म होगी, और उसमें मैं कहूंगा कोंकण गोवा, अगर महाराष्ट्र के लिए हम बात करें विशेषकर, इसमें आपको बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी 1-2 दिन बाद से। और इसके साथ साथ जो नॉर्थ महाराष्ट्र भी है, जिसमें चाहे नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र है या विदर्भ है, तो उनमें भी एक्टिविटी मिलेगी। तो जो सिस्टम मैंने बोला था कि 18-19 के आसपास है, एक विंडशीयर जोन फिर से बनेगा। हालांकि थोड़ा नॉर्थवर्ड रहेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो नॉर्थ पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र के या सेंट्रल इंडिया है, उसमें वो रेनफॉल एक्टिविटी देगा। जी विक्रम जी, देखिए अगर हम बरसात की बात करें, आपने कहा कि 17 के बाद से एक्टिविटी में थोड़ी सी बढ़त आएगी, और फिलहाल जो जरूरत महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा है वो 2 चीजों के लिए है, पानी के लिए है और खेती के लिए है। तो मैं सबसे पहले पानी के लिए पूछना चाहूंगी। मुंबई में तो वैसे भी जुलाई की शुरुआत में ही 100% जुलाई का जो एवरेज रेनफॉल है वो आ चुका है, लेकिन हमारे जो लेक कैचमेंट एरियाज हैं वहां पे बरसात नहीं हुई है। मुंबई के आज के अगर पानी की लेवल की बात करें मनीषा, तो सिर्फ 49.73% है। पिछले साल ये 78.3% था, तो इतना बड़ा फर्क हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो 17 तारीख के बाद से आप बरसात की शुरुआत की बात कर रहे हैं विक्रम जी, क्या घाट एरियाज में और हमारे जो लेक कैचमेंट एरियाज हैं वहां पे बारिश होगी? बिल्कुल उनमें होगी। ये आपके जो कैचमेंट एरिया है इन लेक्स के जो है, तो आप देखेंगे कि घाट रीजन्स में ही है, और जो मुंबई से आगे लगे घाट रीजन उसी में है, और वहां पे एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। जो मॉडरेट एक्टिविटी आप कह सकते हैं 2 दिन बाद से जो है वो मिलेंगी, एक्टिविटीज मिलेंगी। पर हाँ, ये कि जो आप कह रहे हैं कि पिछली बार परसेंट कितना था, तो पिछली बार आप देखेंगे कि मई में भी अच्छी बारिश हुई थी और मानसून भी अर्ली अराइवल हुआ था। इस बार तो जून तक के लास्ट में जाके मानसून एक्टिविटी शुरू हुई है, और देखेंगे तो पूरे सीजन में वो जो लेक्स आपकी वो ऑप्टिमम लेवल से पहुंचनी चाहिए। तो अगर जैसे पिछले बार की अगर आप बात करेंगे, तो बाद में जो बारिश हुई है उसको फिर वो ट्रैप नहीं करता है, तो आगे वाटर फ्लो जाता है। लेकिन हाँ, आप ये देखेंगे अभी आगे जो एक्टिविटी मिलने वाली है उसमें भी कुछ हमको बारिश मिलने से जो उनके लेवल से थोड़ा बढ़ने चाहिए। और साथ में अभी ठीक है, मानसून का काफी पीरियड हमारे पास अब 2 से ढाई महीने के करीब हमारे पास पूरे हैं। तो देखते हैं इसमें कितना बिल्कुल वो कवर होगा। लेक्स का तो जहां तक मैं समझता हूँ उस पॉइंट में दिक्कत नहीं होगी, वो भरेंगी लेक्स जो है। लेकिन हाँ, जो एग्रीकल्चर का है, अदर देन महाराष्ट्र के लिए बात करें कि जिसमें कोंकण गोवा ठीक है, या नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र है, या विदर्भ ठीक है, लेकिन मराठवाड़ा या साउथ मध्य महाराष्ट्र है, वहां अभी भी डेफिशिएंसी काफी है। और आगे वाले स्पेल में भी जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी वहां पे इसमें भी नहीं मिलने वाली। बिल्कुल उसी बारे में अगला सवाल था मेरा। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो खरीफ की जो बुआई है मनीषा अभी तक 60% ही हुई है। तो विक्रम जी, पिछले साल ये आंकड़ा 84% था। अब इसमें से 60% में भी जो करीब 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि जो बारिश का वक्त आया था, जो एक पीरियड आया था रेनफॉल एक्टिविटी का, उसमें तेज बारिश हो गई थी और थंडरस्टॉर्म और साथ में बिजली और ये सारे फैक्टर्स भी थे। आपने कहा कि घाट एरियाज, कोंकण वगैरह, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल हमें देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्थ महाराष्ट्र, आपने कहा विदर्भ में भी मिल जाएगा, लेकिन मराठवाड़ा, तो यहाँ पे अब किसान क्या करें? उनके लिए बुआई का क्या यहाँ पे इस इलाके में क्या उनके लिए बुआई की एडवाइजरी आईएमडी की तरफ से जारी हो सकती है, और उसके अलावा बाकी किसानों का क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में
जो चावल की बुआई हुई थी उसका भी रीप्लांटेशन शुरू करना पड़ रहा है कई सारे किसानों को, तो खरीफ की स्थिति थोड़ी यहाँ पे गंभीर है। देखिए, ट्रांसप्लांट होता है, पैडी का विशेषकर इस समय रहता है, तो जो एरिया में तो अच्छी बारिश हुई है तो वहां पे अभी जो इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल है या खेत के लिए अगर पानी चाहिए तो अवेलेबल है। लेकिन जो मराठवाड़ा रीजन है तो वो बिल्कुल कंसर्न है, और इसी तरह जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है तो वहां पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक तो लेट हो रहा है और दूसरा पानी की अवेलेबिलिटी अभी भी नहीं है। तो उसमें यही मैं कहूंगा कि जो दालें हैं, दलहन है, उसकी तरफ वो जा सकते हैं कि जो जहाँ पे विशेषकर कम बारिश होनी है, और तो वहां पे इस चीज के लिए वो आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही जो फिर पैडी अगर कुछ एरिया जहाँ पे अगर इरिगेशन अवेलेबल है तो वहां पे वो बिल्कुल जा सकते हैं उसके लिए, पैडी की क्रॉप के लिए। और उसमें भी आप देखेंगे जो शॉर्ट ड्यूरेशन की वेराइटीज है तो उस तरह का उनको यूज करना पड़ेगा। विक्रम जी, आपको जाने दें उससे पहले एक और चीज़ भी जानना चाहेंगे। आपने कहा महाराष्ट्र में अगले 2-3 दिन तक यहाँ पर बारिश हो सकती है। 18-19 में ना सिर्फ महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र, बल्कि सेंट्रल इंडिया में भी यहाँ पर बारिश होगी। आई नो इट्स एनीबडीज गेस, लेकिन हम -21 पे फिलहाल हैं। जुलाई खत्म होते होते तक आपको क्या लगता है कितनी भरपाई हो पाएगी ओवरऑल ऑल इंडिया मानसून में? हाँ, उसके लिए तो आप ठीक कह रहे हैं कि एकदम कि इतना फिगर हो जाएगा ऐसा बोल पाना तो संभव नहीं है। लेकिन जो अभी बोल रहे हैं कि स्पेल अभी आने वाली है, सेंट्रल इंडिया में बारिश होगी, लो प्रेशर डेवलप होगा, जो सर्कुलेशन फिर अंदर को मूव करेगा, तो सेंट्रल इंडिया में तो मिलेगी बारिश जो है। हाँ, परसेंट कितना कवर करेगा वो देखने की बात रहेगी। जो कंसर्न्स हैं अगस्त सितंबर और उसके बाद, आपको लगता है उसका एक इम्पैक्ट हम आने वाले 2 महीनों में भी आता हुआ देखेंगे? देखिए, जो रेनफॉल एक्टिविटी है मानसून की, अपने आप में एक मानसून सिस्टम है, रेनी सीजन है, तो उसमें रेन्स मिलती है। लेकिन कुछ फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जैसे इस बार बोला भी गया कि जो एल नीनो है वो एक मैन फैक्टर है कि जो उसको इम्पैक्ट कर रहा है, और वो दिख भी रहा है कि एक तो लेट हमारा जो मानसून का अराइवल हुआ है इस बार, और दूसरा चीज है देखेंगे तो जो डिस्ट्रीब्यूशन भी रेन का वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। किसी कोई सर्टेन पीरियड में बहुत ज्यादा बारिश दे दिया, उसके बाद ड्राई सा हो रहा है, तो जो गैप हो रहा है, इस तरह का चीजें जो एक कही की जो स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, तो वो चीजें इम्पैक्ट है बिल्कुल। और बोला गया कि मानसून जो है बिलो नॉर्मल तो रहेगा, तो वो चीज को देखते हैं कि किस तरह फाइनली जो हमको डेटा मिल पाता रेनफॉल का। विक्रम जी, आपने कहा महाराष्ट्र में जो बरसात होगी, फिलहाल आपने कहा कि अभी जो 17-18 के बाद से शुरुआत होगी, मॉडरेट रेनफॉल फिलहाल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो इसमें एक सवाल ये है कि जुलाई का जो महीना है वो बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि अगस्त तो हम सब मनीषा पिछले कुछ सालों से देख ही रहे हैं कि सबसे अनप्रिडिक्टेबल, अनरिलायबल महीनों में से है। हो गई तो बहुत तेज हो गई, और जो मानसून के ब्रेक्स होते हैं रेन स्पेल एक्टिविटीज के, अगस्त में ज्यादा होते हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी अगर इस साल की बात करें तो जुलाई पे कितनी होनी चाहिए, और क्या ये बहुत चिंता का विषय होगा अगर जुलाई में हम लोग बड़ी रिकवरी ना कर पाएं? वैसे भी 90%, लेस देन 90% एलपीए का आप लोगों ने एवरेज दिया ही है एस्टिमेट, तो क्या बड़ी चिंता का विषय अगर जुलाई में भरपाई नहीं हो पाई? अभी देखिए आगे का किस तरह का रहेगा। मंथ की अगर बात करते हैं, ओवरऑल मंथ के लिए अगर जुलाई के लिए देखें तो उसके लिए भी कम ही बोला था कि 94% से कम ही रहेगा, वो बिलो नॉर्मल ही रहने वाला है, तो ये तो पहले बोला गया है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट अपडेट आपको मानसून का देंगे वो अगस्त के फर्स्ट वीक में देंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट है, और आगे जो एल नीनो का इम्पैक्ट वो कितना और रह सकता है, और कहाँ तक हमारा -90 तक ही रहेगा ओवरऑल अगर देखें इंडिया के लिए जो दिया गया है, या उसमें भी कुछ चेंज हो सकता है, तो वो भी उसी समय वो बताया जाएगा। तो जुलाई में देखिए 1-2 स्पेल बिल्कुल मिलेंगी, कुछ एरियाज में तो ठीक है रहेगा, विशेषकर देखें सेंट्रल इंडिया में अभी फिर से एक स्पेल मिल जाएगी अच्छी, फिर वो नॉर्थवर्ड भी मूव करता है, नॉर्थ में भी मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में ठीक है। लेकिन पेनिसुलर रीजन में देखें तो मैं कहूंगा कि जो हमारा मराठवाड़ा रीजन है, या साउथ मध्य महाराष्ट्र, और इवन कर्नाटक के भी जो एरियाज है उनमें उनमें अभी भी बहुत कम है। टेकन। विक्रम सिंह जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब भी देने के लिए। काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अब थोड़ा सा कंट्री में चिंताएं आने लगी हैं। मिड जुलाई हो गई है, डेफिशिएंसी अभी भी है, कई इलाकों में पानी नहीं है, और किसानों के लिहाज से तो ऑफ कोर्स आपने जो भी कहा काफ़ी कुछ उसमें से सुनने लायक था। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। मेरे साथ अब आई ग्रीन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान है। राहुल नमस्कार। मानसून का तो हम एक सुन चुके हैं IMD से, जो कहना था कि बौंद बारिश तो होगी, लेकिन जुलाई में 17 से 22 के बीच में शायद होगी, वो भी मॉडरेट होगी, ज़्यादा नहीं होगी। किस तरह से आप देखते हैं एज ऑफ नाउ बुआई के नंबर्स, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और आपकी क्या सेंस है यहाँ पर?
नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन द शो। देखिए, अगर आप बिजाई की अगर बात करते हैं तो जो सोमवार तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके अगर आप देखें तो लास्ट ईयर से हम लोग 100 लाख हेक्टेयर पीछे हैं और 531 लाख हेक्टेयर में हमने बिजाई की है खरीफ फसलों की। और जिसमें सबसे अधिक गिरावट जो हमें देखने को मिली है वो दलहन और तिलहन में देखने को मिली है, जहाँ पर हम पूरी तरह से विदेशी बाजारों पर आश्रित रहते हैं और आयात करते हैं। तो कुल मिलाकर अभी देखिए 15 जुलाई का समय आ चुका है, अभी भी हम 20% डेफिसिट हैं। और जो सेंट्रल पार्ट है इंडिया का, जो आईएमडी ने आंकड़े दिए हैं, वहाँ 30% जो है गिरावट मतलब डेफिसिट देखा गया है रेंज में। और इस एरिया में सोयाबीन, तुअर, उड़द और मूंग की फसल होती है। तो ओवरऑल ये अच्छी पोजीशन नहीं है और मुझे लगता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो सोइंग का जो पीरियड होता है, विंडो होता है, वो भी धीरे धीरे क्लोज हो रहा है। तो अगर बारिश नहीं होती तो हम सूखे की तरफ भी जा सकते हैं। राहुल, आप जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर अब देखने को मिले हैं और आप कई सालों से इसे यहाँ पर देखते रहते हैं, कुछ लोगों को अभी भी विश्वास है कि ठीक है मिड जुलाई है, जुलाई एंड तक हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ बुआई यहाँ पर हो जाएगी, विंडो अभी है यहाँ पर, लेकिन आगे जाकर ओवरऑल नंबर्स, ईल्ड, फ्लावरिंग, आपको लगता है वो सारा कुछ इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा? देखिए, ऑलरेडी अगर भगवान करे कि बारिश हो, मैं तो ये चाहता हूँ, अगर आज भी बारिश होती है तब भी जो नई फसल आएगी वो कम से कम 30-40 दिन देरी से आएगी। यानी जो हमारा रबी सीजन भी है वो भी आगे 1-1.5 महीना शिफ्ट हो जाएगा। और आप भी जानते हैं कि अगर पौधे का विकास ही सही तरीके से नहीं हुआ, गर्मी ज्यादा पड़ी या बारिश ज्यादा पड़ी, जो भी कुछ होता है वो सोइंग विंडो पे निर्भर करता है। कोई भी क्रॉप है, अगर उसकी प्रोडक्टिविटी के दौरान या उसकी जर्मिनेशन के दौरान अगर अच्छा उसका डेवलपमेंट नहीं हो तो उसका आगे चलकर बहुत असर पड़ता है। कुछ दालें ऐसी हैं जैसे उड़द है आपका, जो कर्नाटक में जिसकी सोइंग अब तक ओवर हो चुकी है, अगर वहाँ अब सोइंग की जाएगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं आएगा। जी बिल्कुल मनीषा, हम बात भी कर रहे थे कि फ्लावरिंग विंडो कम हो जाता है, उसके बाद रबी की भी बात करी यहाँ पे राहुल जी ने। और अभी हम अगर एनओए की बात करें तो उनका जो लेटेस्ट फोरकास्ट है एल नीनो को लेकर के, वो ये कह रहा है कि अगले साल के स्प्रिंग सीजन की शुरुआत तक रहेगा, मतलब विंटर हमारे और गर्म होने वाले हैं। इसका मतलब रबी की फसल पे भी असर पड़ सकता है। राहुल जी, एक चीज जो मैं जानना चाह रही थी वो आपसे, वो ये थी कि इससे पहले जो पिछला वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट जो था वो 2015-16 का था, जहां पे 14% डेफिसिट था। तो क्या अगर आपकी कुछ याददाश्त में हो, कुछ याद हो कि उस वक्त बुआई के आंकड़े किस स्टेज पर थे और क्या अभी तक हम उसके कंपैरिजन में कहां खड़े हैं? क्या हम बेहतर स्थिति में हैं 2015-16 के मुकाबले, या फिर हम उसी तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, 2015-16 में भी यही स्थिति बनी थी और एरिया जहां तक मेरे को नॉलेज है इसी के आसपास था। और आप उस ईयर की बात कर रहे हैं जिस ईयर में हमारे इंडिया में प्रोडक्शन पल्सेस का, ऑयल सीड का कम हुआ था और हमने रिकॉर्ड क्वांटिटी में पल्सेस का इंपोर्ट किया था। मनीष जी को मालूम हुआ इस बारे में। और दूसरी बात, जैसा आपने भी रबी फसलों का जो जिक्र किया है, लास्ट ईयर खरीफ सीजन के दौरान बहुत अच्छी बारिश हुई थी इंडिया में, आप भी जानते हैं, लेकिन रबी सीजन में इतनी बारिश नहीं हुई थी। तो जैसे ही खरीफ सीजन हमारा खत्म हुआ तो जमीन में नमी की मात्रा पर्याप्त थी और हमने रिकॉर्ड क्वांटिटी में व्हीट का प्रोडक्शन किया, मसूर का प्रोडक्शन किया, चने का, सरसों का किया। अगर अब बारिश इस सीजन में नहीं होती तो आप ये लगा लीजिए कि आगामी जो गेहूं की फसल है या जो भी रबी सीजन की फसल है उसके उत्पादन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। ये बहुत एक लंबा सीजन अगर चला तो ये आप ये लगा लीजिए अक्टूबर के बाद में जितनी भी एग्री कमोडिटीज हैं उस ये जो उत्पादन का दबाव कीमतों पर पड़ सकता है। और इन पिछले 4 दिनों में जैसे ये न्यूज सर्कुलेट हुई है तो तुअर की कीमतें जो हैं अब तक 500 रुपये बढ़ चुकी हैं, सोयाबीन 400 रुपये और उड़द जो है 600 रुपये तक बढ़ चुका है। गेहूं को छोड़कर जितनी भी एग्री कमोडिटीज हैं सबकी कीमतें लगातार पिछले एक सप्ताह से बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण ये बारिश कम होना माना जा रहा है। राहुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली खरीफ की चिंताएं तो यहाँ पर हैं ही हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि रबी को लेकर भी यहाँ पर कुछ कंसर्न्स आ सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन कि सॉइल मॉइस्चर कैसा रहता है, ह्यूमिडिटी कैसी रहती है, और आगे जाकर ऑफकोर्स अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो भी एक फसल है जहाँ पर चिंताएं हैं।
बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका समय निकालने के लिए। वेल, एक मॉनसून की चिंता है, यहाँ पर साथ में फार्मिंग को लेकर कंसर्न्स हैं। काफ़ी सारी क्रॉप्स जो बोई गई हैं वो आगे जाकर फ्लावर करेंगी या नहीं करेंगी, क्या उनको रीसो करने की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी सारे इफ्स एंड बट्स के साथ फिलहाल हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और साथ ही आपके पास तो रिजर्वॉयर्स का डेटा भी है, तो पीने का पानी ऑफकोर्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक और नंबर होगा जिस पर नज़र जानी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले बात कर लेते हैं मनीषा ऑल इंडिया लेवल की। 9 जुलाई तक का, ये 9 जुलाई तक का आंकड़ा है, जहां पे 32% हमारे पास, हमारे जो 166 वाटर रिजर्वर्स है वहां पे पानी बचा था 9 जुलाई तक। अब ये नॉर्मल का जो लेवल है उससे जरा सा ऊपर है, क्योंकि नॉर्मल का लेवल करीब 30% है, पर पिछले साल यही आंकड़ा 50.98% मतलब 51% था, तो उसके मुकाबले अभी हम 32% पर खड़े हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं, करीब 3000 डैम, और 13 जुलाई तक आंकड़ा 44.38%, ये आंकड़ा था यहाँ पे माफ कीजिएगा 15 जुलाई तक, आज की तारीख तक 44.38% तक का पानी का लेवल था, और पिछले ही साल ये 60% था, तो 20% का, करीब 15% का फर्क। यहाँ पे मुंबई की बात कर लेते हैं, जहाँ पे चिंताएं ज्यादा बढ़ी हुई है। मुंबई में आज सुबह तक के 6 बजे तक का पानी का लेवल 49.73% था, और ये नंबर पिछले साल 78.30 था। हालांकि 2024 में फिर भी कम था, लेकिन 2024 में जुलाई के अंत में बारिश ने बहुत पिकअप किया था, यहाँ तक कि मनीषा आपको याद होगा कि लोग 26 जुलाई की बात वापस करने लग गए थे, क्योंकि 24 के आसपास बारिश तेज हुई थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण है कि फिलहाल इस तरह की कोई ऐसी कोई भी सर्कमस्टांसेस बनते हुए यहाँ जुलाई के लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मुंबई के लिए एक और बुरी खबर ये है कि भदसा डैम से जुड़ा हुआ जो पीसे बराज है, वहाँ थोड़ी देर पहले कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज के चलते उन्हें बहुत सारा पानी रिलीज करना पड़ा था। अब भदसा से कितना पानी गया है, कहाँ रिलीज किया है, जब कल का डेटा आएगा तब समझ में आएगा, पर फिलहाल के लिए पानी के लेवल भी चिंता का विषय बने हुए हैं। मुंबई में हम जानते ही हैं कि पानी की राशनिंग जो है वो मई के महीने से शुरू हो गई थी, टैंकर के दाम बढ़े हुए हैं, बरसात होगी 17 के बाद से, और कहा जा रहा है कि शायद घाट इलाकों के ऊपर भी होगी, पर मॉडरेट जो है वो कीवर्ड है यहाँ पे, मॉडरेट होगी। तो किस लेवल तक बढ़ा पाएंगे पानी के लेवल को, वो देखना होगा, और अगस्त पे कितना निर्भर कर सकते हैं हम, वो भी एक बड़ा सवाल रहेगा। मनीषा, एब्सोल्युटली, एज ऑफ नाउ हमारे पास जवाब कम और सवाल ज्यादा है। बहुत शुक्रिया सांतिया, लेकिन साथ जुड़ने के लिए। तो हम दोनों की तरफ से फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। अब हमारी नजर यहाँ पर लगातार फसलों पर, बारिश पर, वाटर रिजर्वॉयर्स पर, और आगे जाकर ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन पर भी रहेगी, और जिसका इम्पैक्ट हम अक्रॉस आता हुआ देखेंगे। पर फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।